हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है इंडिया चाइना बॉर्डर इशू, इंडिया चाइना फेस ऑफ, एनएसए मीटिंग ऑफ एससीओ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, बातें करेंगे बाद में, पहले देखेंगे ये वीडियो। जय हिंद। समझते हैं हम लोग कि चाइना के बॉर्डर के इशू पर क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या बेवकूफ़ी वाला काम किया है। दो चार चीज़ें हैं, पहले उसको हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, जो एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की जो बैठक हुई थी तो उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही उसके मेंबर हैं। तो इस एससीओ की बैठक में जो उसके डिफेंस मिनिस्टर थे, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो एडवाइज़र होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन लोग की बैठक हो रही थी इसमें। अब आप भी सोचते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारे ओर से अजीत डोभाल साहब थे और पाकिस्तान की ओर से ये लोग हैं। भाई, इन्होंने क्या किया, एससीओ के नियम के हिसाब से कि आप कोई भी विवादित चीज़ वहाँ नहीं दे सकते हैं, ये पूरे ग्लोबल चीज़ की बात हो रही थी। लेकिन ये लोग अपना वही पुराना आदत कभी छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर दिखा दिए कि भैया मेरा है, लेकिन अक्साई चीन वाला एरिया नहीं दिखाए, मतलब वो चाइना का है। और गुजरात का ये वाला एरिया दिखा दिए, जूनागढ़ है। जूनागढ़ के बारे में हम आपको कंप्लीट वीडियो बताए थे, बट वो न्यूज़ चैनल वालों ने उस वीडियो को लिया था। तो आप न्यूज़ तक वाले पे वो अच्छे वीडियो अभी भी है कि जूनागढ़ कैसे वो पाकिस्तान उसको क्लेम करता है, हालांकि वो भारत का है। क्लेम करने से तो हो नहीं जाता है। अब ये भाई साहब इसको क्या किया कि अपने पीछे में इसको दीवार पे लगा दिया। मीटिंग के दौरान जो थी, इनके दीवार पे ये नक्शा दिख रहा था। अब ये गलत बात है भाई, आप जानबूझ के उन नक्शे को लाइएगा। इन्हीं सब के वजह से सार्क ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो गया। सार्क जो था उसमें 8-10 सदस्य थे, नीचे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये इन सार्क देशों का जो संगठन है इसको तो चौपट कर दिया। सब यही सब मुद्दा उठा के कि हमारा कश्मीर लेके चौपट किया। यहाँ हमारे अजीत डोभाल साहब जो थे वो बैठे थे। इन्होंने जब इनकी बोलने की बारी आई तो इन्होंने रसिया, चूंकि इसका मेजबानी कर रहा था, ये मीटिंग रसिया में हो रही थी, तो रसिया के मिनिस्टर से बात की, उनके एडवाइजर से बात की। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग को लीव करते हैं, हम छोड़ रहे हैं ऐसे नक्शे को, ऐसे विवादित चीज के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं, हम इसे छोड़ देंगे यहाँ पर। अब इससे लिए रसिया को डबल टेंशन है। रीजन क्या है कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो अभी रसिया गजब की सिनेरियो से गुजर रहा है। रसिया को क्या है कि पैसे की जरूरत है, इसलिए वो चीन के साथ में रह रहा है, लेकिन वो अपने पुराने साथी भारत को खोना नहीं चाहता। और उसी रसिया देश में ये पाकिस्तान का ये बेवकूफ़ी वाला काम यहाँ हो गया, तो इसलिए रसिया भी नाराज है। उसने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब रसिया को टेंशन है कि भारत कहीं अगर अमेरिका, जापान के फेवर में चला जाता है तो ये रसिया के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। पहले भी क्लास में हम आपको बता दिए थे क्वाड ग्रुप वगैरह के बारे में। तो भाई अभी इंडिया जो है वो पूरी तरह से सोच रहा है कि हम कैसे भी करके बैलेंस लेके चले, और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से इसमें एससीओ को वैसे ही बर्बाद करना चाहता है जिस तरह से उसने सार्क कंट्री को बर्बाद किया था। सार्क का आपकी कोई मतलब ही नहीं रह गया वो देश वालों का। तो यहाँ पे अजीत डोभाल जो यहाँ से हट गए वो काफ़ी बेहतरीन काम किया, हट ही जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, चीन की जो दादागिरी होती है, चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, जब भारत के कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए थे तो पीएलए ने उन्हें पकड़ लिया था। तो पत्रकार ने पूछा कि कब उन्हें पीएलए छोड़ेगी, तो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश क्या है, हम नहीं जानते अरुणाचल प्रदेश को। दक्षिणी तिब्बत है वो, साउथ तिब्बत है। देखिए, तिब्बत तो खुद इनका है नहीं, तिब्बत को इन लोगों ने खुद कब्जाया है। उसके बाद तिब्बत का वो साउथ तिब्बत कहते हैं। भारत यहीं पे सॉफ्ट नीति अपना देता है। भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं करता है कि तिब्बत कैसा तिब्बत। तिब्बत तो एक स्वतंत्र देश है, ताइवान एक स्वतंत्र देश है, हांगकांग एक स्वतंत्र देश है। तो हम लोग जो थोड़ा सॉफ्ट अपना लेते हैं ना, ये चाइना के मन बढ़ा देता था। अब चाइना को लगता था कि भारत हमेशा से सॉफ्ट नीति अपनाते आया है तो भाई अभी भी अपनाएगा। लेकिन अभी जो है ना, नीतियाँ चेंज हो रही है। भारत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन उतना तो मुंह तोड़ नहीं दे पा रहा है जितना जरूरत है। खास करके ऐसे लोगों को, ऐसे जो भोंपू बने हैं सब चाइना के, उनको पता है। वो कह रहे हैं कि चाइना क्या है कि दक्षिणी तिब्बत है। भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरे पिछले हिसाब को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब चाइना जो है वो लद्दाख के पीछे वाले एरिया में लगभग अपने 20,000 फौजियों को डिप्लॉय कर रहा है। चाइना वहाँ पहले से सड़कें को बना रखा है। भारत ने
ने भी इधर से आर्टिलरी फोर्स वगैरह को पहुंचा दिया है, तोप वगैरह सबको पहुंचा दिया है। अब राजनाथ सिंह ने जब संसद में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा कि चाइना उकसावे की नीति कर रहा है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पे युद्ध थोपा गया तो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट था कि इस बार उनको मतलब हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। और उधर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन लोग का सॉरी जो सेना प्रमुख है उनका कहना है कि इस बार चाइना का जो मुकाबला होगा ना वो एकदम समझ जाइए कि हमारी सेना मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार है कि तुमसे 1962 का बदला लेंगे। और चाइना को जो लगता है 1962 का वो जंग जीता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स की गलती थी। नेहरू जी जो थे या फिर वहाँ पे बिजनाथ कौल थे या फिर जो वहाँ के रक्षा मंत्री उस समय के थे कृष्णा मेनन, उन लोग की कुछ कुछ गलतियां थी जिस वजह से ये हारा गया। अगर उस समय एयरफोर्स का प्रयोग हुआ रहता तो 1962 की स्थिति इस तरह से नहीं रहती जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं। एक हम लोग का एक अक्साई चीन का हिस्सा चला गया। इसी को ध्यान में रखते हुए जो वायुसेना है वो अरुणाचल प्रदेश के लद्दाख के एरिया में अभी हाल में जितने भी रफाल आए हैं उनको भेज दिया है। सुखोई MiG-29 इन सारे चीज़ों को बैकअप में रखा गया है। और अभी जो वायुसेना प्रमुख है वो उत्तराखंड में भी मिले हैं और उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी वो अभी जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एयरफोर्स के लिए एक फील्ड बनाया जा सके जहां इमरजेंसी में लैंडिंग की जा सके। इस सब को देखते हुए चीन बौखला गया है और चीन की जो मीडिया है वो तो सरकार जो मिलती है वही छाप देता है। ग्लोबल टाइम्स उसमें क्या लिखा है कि वो डराना चाहता है कि भारत उकसा रहा है, उसे 62 याद रखना चाहिए, 62 नहीं भूलना चाहिए। भैया तू सही बोलता है, हमें 62 नहीं भूलना चाहिए। भूल जाएंगे तो बदला कैसे लेंगे हम? और सही में हम नहीं भूले हैं और ना हम भूलेंगे 62। और हम तुमको भी ऐसा दर्द देंगे कि तुम भी नहीं भूल सकते हो। भारत को भी जो तिब्बत की जो रेबल्स आर्मी है उन्हें भी काफ़ी आगे ले जाना चाहिए, लेकिन भारत के सामने कुछ अलग ही समस्या है। भारत को इकोनॉमी को मायने पर भी देखना है, हमारी इकोनॉमी चौपट होती जा रही है। चाइना के साथ प्लस पॉइंट एक उसके पास टेक्नोलॉजी और पैसा बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपनी सेना में जो पैसे देते हैं सेना पे खर्च कहाँ होते हैं? वो तो उनकी राशन पे खर्च हो जाता है, सैलरी पे खर्च हो जाता है, जो पेंशन पे खर्च हो जाता है। लगभग आप समझिए सेना पे जितने खर्च होते हैं उसका 70% तो इसी सब पे खत्म हो जाता है और हम लोग का बजट भी कम है। तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए निगेटिव पॉइंट हो जाता है। और नेपाल के भाई साहब इनका तो पूछिए नहीं, इन्होंने कसम खा के रखा है कि नेपाल को इतना बर्बाद करेंगे, इतना बर्बाद करेंगे कि नेपाल के लोग याद रखेंगे कि था कोई हमारा प्रधानमंत्री जिन्होंने बर्बाद किया हमें। अब नेपाल और भारत में बहुत अच्छे रिश्ते हैं लेकिन इन्होंने कसम खाया कि हम चौपट करेंगे। जब से इन्होंने अपना ये लिम्पिया धूरा काला पानी वाला एरिया अपने नक्शे में शामिल किया है उत्तराखंड के इस एरिया में, तो ये क्या कर रहे हैं अभी नया पॉलिसी कि यहाँ के लोगों को यहाँ की जो मीडिया वो मीडिया के थ्रू या फिर अन्य सोर्सेज के थ्रू यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि आप नेपाल की नागरिकता ले लिए, बदले में आपको घर दिया जाएगा, हर सुविधाएं दी जाएंगी इस टाइप की। अब यहाँ के लोग इस नागरिकता को नहीं ले रहे हैं। ये क्या होगा कि अगर यहाँ की नागरिकता ले लेंगे ना तो ये जो होगा वो नेपाल के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा क्योंकि वो कल को दिखा सकता है। अब सपोज कीजिए ना कि अगर यहाँ पे भारत के नागरिक लोग रह रहे हैं और यहाँ उनकी नागरिकता भारत की है तो भारत क्लेम कर सकता है ना। यही चाल पर वहाँ पर नेपाल चल रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी कदम बढ़ाए हैं ताकि वहाँ पर लोगों को जाया जा सके। जैसे मान लीजिए यहाँ टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देना। हालांकि उत्तराखंड का जो साउदर्न पार्ट है निचला भाग वहाँ पे पहाड़ों की ऊंचाई कम है, वहाँ पर अच्छा खासा नैनीताल, अमरोहा या फिर वहाँ पर कार्बेट नेशनल पार्क ये सब चीज़ें हैं। बट इसके ऊपर वाले पार्ट में जिधर नेपाल क्लेम कर रहा है उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ना ही वहाँ टेलीकॉम अच्छे हैं, जिस वजह से वहाँ जो इंडिया के लोग रहते हैं उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है और वहाँ गाँव ज़्यादा नहीं बसे हैं। गाँव का बसना जरूरी है। रीजन समझिए आप 1999 देखिए, तासी नाम दयाल नाम का एक व्यक्ति था, हम कारगिल पर पूरा व्यक्ति वीडियो बनाए हुए हैं। तासी नाम दयाल ने ही पहली जानकारी दिया था। वो चराने ले गया था अपनी जानवरों को, देखा कि भाई साहब ये तो घुसपैठी है, तो वहां था ना तो उसने देख लिया तो कारगिल इतना भीषण हुआ। सोचिए अगर वो नहीं देखा रहता और हमें जानकारी 2 महीना और लेट से मिलती तब तो और हमारे जवानों को कैजुअलिटी झेलना पड़ता क्योंकि वो तो अच्छे पोजीशन पे बैठ गए थे। तो यहाँ कोई रहेगा ही नहीं। तो एक एक चप्पे चप्पे पे आर्मी थोड़ी रहती है भाई। आर्मी की अपनी पुलिस कैसे रहती है आपके एरिया में? हर गाँव में नहीं रहती, उसका एक बेस होता है, उसके अगल बगल में रहते हैं। जो एरिया सेंसिटिव रहता है वहाँ हमेशा निगरानी होती है। अब जैसे देखिए ना गुजरात का ये वाला एरिया उतना सेंसिटिव नहीं है लेकिन यहाँ भी निगरानी होती है। लेकिन कश्मीर का एरिया देख लेंगे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए निगरानी ज़्यादा होती है। तो यहाँ लोगों का भी रहना जरूरी है। उत्तराखंड के लोग भी समझदार हैं, उन्हें पता है कि वो कहाँ पे रहना चाहेंगे। कोई भी अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं रह सकता है। लेकिन इन्हें भाई साहब को चुनाव जीतना है, क्या मतलब बनता है भाई देश के रिश्ते खराब हो जाए या नहीं हो जाए। लेकिन भारत के लिए इसी बीच एक बुरी खबर यह है कि कल्याणी ग्रुप और टाटा ने मिलकर एक तोप
तोप बना रहे थे, एडवांस आर्टिलरी गन बना रहे थे। ये अच्छा था, हर जगह इसका ट्रायल किया गया था, गर्मी में ठंडी में इसका ट्रायल किया गया था। लेकिन इस बार जो ट्रायल हुआ ना, इसमें एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई कि भाई इसको जब बैरल से यहाँ से फायर किया गया ना, तो जो तोप का ये गोला होता है ये बैरल में ही फट गया, जिससे यही ब्लास्ट हो गया। तो इसमें बस विश्वसनीयता में कमी आ रही है। हालांकि ऐसे विद्वान जो इसके स्पेशलिस्ट है उनका कहना है कि ये दिक्कत जो है ये इस गन में नहीं है, इस आर्टिलरी तोप में नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसके एमुनेशन में हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कई तोपों में एमुनेशन की खराबी की वजह से उसका जो बैरल होता है, नोक, वो फट जाता है। तो अभी इस पे देखना है कि भाई अभी क्या होगा। अब टाटा ग्रुप इसको देखेगी। हालांकि गवर्नमेंट को करना चाहते हैं कि भाई साहब जो ये रेलवे जो निजीकरण किया जा रहा है, इससे गरीबों की जॉब जा रही है, उससे बेहतर है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज को निजीकरण कीजिए। प्राइवेट कंपनियां जब डिफेंस में आएंगी ना, तो जो हम लोग सरकारी तोप बना रहे हैं धनुष, धीरे धीरे रफ्तार में प्राइवेट वाले कूदेंगे सब ना, तो आप सोचिए कितना डेवलप होगा। मार BSNL कनेक्टिंग इंडिया, पहले मैच होता था तो ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया, भारत, ये सब कहाँ गया BSNL? मारा जियो धो दिया ना। प्राइवेटाइजेशन हुआ कि नहीं आया? तो ऐसे जगह प्राइवेटाइजेशन कीजिए जहां भारत को जरूरत है, जो पीछे है वहां पे दीजिए। अब रेलवे वगैरह जो है, इसमें एक बहुत बड़े लोगों को जॉब मिलता है। अब भाई हम लोग किस में रहते हैं? हम लोग जो लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोग का काम क्या है कि भाई विकास को भी देखना है, पब्लिक को भी देखना है। तो ये इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन करने से काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि प्राइवेटों के पास जो कंपनियां हैं उनके पास अच्छे अच्छे इंजीनियर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। अभी देश के अंदर सबसे बड़ी की समस्या क्या चल रही है भाई साहब? कोरोना। हर दिन 1 लाख भाई साहब, ये तो 1 लाख ये बढ़ रहा है। उसमें से लोगों ने इसका डर खत्म हो गया है। हमसे एक आदमी आके कह रहे थे ना कि खान साहब महाराज कोरोना ये सब अफवाह है। हम कह रहे हैं भाई साहब अब आपको कौन समझाए, पूरी दुनिया को चौपट की, आपको अभी अफवाह लग रहा है। तो एक ये समस्या है। और एक GDP हमारी तो भाई साहब इतिहास बना दिया समझ के लिए, -23.9%। अरे गजब GDP गया इतना नीचे। और हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, GDP जा रहा है तो इस पर नीति अच्छा रहना चाहिए भाई। वित्त मंत्रालय में एक सोच समझ के लोगों को देना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि अभी वित्त मंत्रालय कंट्रोल अच्छा से हो रहा है। गवर्नमेंट किसी चीज पे कब सोचती है? जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तब, अदरवाइज वो कभी नहीं सोचेगी। गवर्नमेंट ने 2017 की SSC की जो वैकेंसी थी उसके एग्जाम को लेकर लटकाए थे कि कब एग्जाम होगा। NTPC जो 2 साल होने को कगार पे था, कभी नहीं निकलता। अगर टीचर्स ने तो केवल आवाज दिया, मेन तो इसको सफल बनाया था स्टूडेंट्स ने ना, मारा ट्वीट करके भर दिया, तब ना गवर्नमेंट जागी। तो गवर्नमेंट को जगाने वाला कौन है भाई साहब? तो एक तो कोरोना बर्बाद कर रहा है, GDP चौपट हो गई है, हमारा बॉर्डर क्लेश देख रहे हैं, एक पाकिस्तान का रहा है, जूनागढ़ मेरा है, कश्मीर मेरा है, नेपाल का रहा है, काला पानी मेरा है, चीन का रहा है कि अरुणाचल मेरा है, गलवान मेरा है। तो हम ही लोग हनुमान जी का प्रसादी बनल है हिंदुस्तान, जिसको मन नोच के लेके चल जाए वहां पे, हद है। और ये कौन सुधारेगा? हम लोग सुधारेंगे? हम लोग बोलने लगेंगे GDP पे बोलेंगे तो सोच रहा हम लोग को उल्टे सीधा बोलने लगेगा सब कि तू GDP बहुत बड़ा संभालने वाला है। तो कौन बोले? मीडिया का तो फुर्सत नहीं है, बहन जी के पीछे पड़ा हुआ है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत को मीडिया ने तो चौपट कर दिया, इनको नशेड़ी घोषित कर दिया, कुछ कर दिया। अजब हाल है भाई, जो सहानुभूति थी लोगों की, अब सहानुभूति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए रिया। तो कौन उठाएगा मुद्दा? देश इतना भयानक चीजों से जूझ रहा है, बॉर्डर पे इशू चल रहा है। अभी तो सबसे जरूरी ये बॉर्डर इशू को देखना है, क्योंकि ये आपको संभलने का मौका नहीं देगा, चौपट करेगा आपको। हाँ GDP मानते हैं अभी लड़खड़ाती है, लेकिन अगर अच्छी पॉलिसी बनाई जाए जनता को ध्यान में रखते हुए तो GDP नहीं गिरेगी। कोरोना से आप लोग को भी सावधान रहने की जरूरत है। आई होप आप ये सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो था और उन्होंने उसके बारे में कहा था सार्क का जो डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरी जो कमेटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। चक्कर ये है कि अगर बहुत ही अच्छा किया, जब अजय डोवल जी गए थे और उन्होंने देखा कि ये तो मैप ही ख़राब है, आप बैठ रहे हैं आपको दिख रहा है मैप ही ख़राब है, तो बहुत अच्छा काम किया कि इमीडिएटली उन्होंने अबॉर्ट कर दिया कि हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आई थी कि जो मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर्स में कि मतलब पाकिस्तान ने गलत मैप कर दिया, उसके वजह से सब प्रॉब्लम हो गई और रशिया स्पॉन्सर कर रहा था। और डेफिनेटली रशिया को भी अब ये लगेगा कि उनकी मीटिंग्स में कोई डिसिप्लिन नहीं है, लोगों का कोई भी कुछ कर रहा है, आपने पहले इंश्योर नहीं किया कि क्या टॉपिक्स पे बात होगी, तो उसकी वजह से पॉसिबल है कि इंडिया जो है क्वाड के साथ लग जाए, जो बेसिकली US और जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये डेफिनेटली बातें हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि मुझे अभी मैंने पूरे कमेंट्स पढ़े नहीं हैं आप लोगों के, कि वो जो न्यूज़ आई थी कि 30,000
38,000 स्क्वायर फीट। वो उन्होंने कहा है कि वो जो पुराना था 1962 में अकाई चिन और वो सब, वो उसकी बात हो रही है। और आजकल वेस्ट में और थोड़ी न्यूज़ आ रही हैं जिसमें लिखा है कि वही पुरानी न्यूज़ सर्कुलेट होने लगी है, जिसमें लिखा था कि 100,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया का जा चुका है चाइना को, ये वो। तो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही है जगह जगह, क्लियर नहीं हो पा रहा कि सिचुएशन क्या है। बट ऑफ कोर्स इंडिया में आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हो क्या रहा है। यहाँ पे तो क्योंकि वेस्ट है, यहाँ पे उनका फ़िलासफ़ी है कि जो जो न्यूज़ सोर्स है सभी को हाईलाइट करो। कोई इसमें गारंटी नहीं देता कौन सी न्यूज़ सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो किसी को आप ऐसा स्टॉप नहीं कर सकते न्यूज़ देने के लिए। अगर वो कोई जेन्युइन नेम है तो उसको बोले ठीक है, अपना व्यू पॉइंट रखिए। लोग जो है अपना सोचेंगे व्यू पॉइंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे देख रहे हैं तो इंडिया काफ़ी दूर है, तो उनको ये भी होगा कि लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। एग्जैक्ट के लिए फिर आप इंडियन न्यूज़पेपर्स में जाइए। तो इसमें जो था ये अच्छा स्टेप था। और दूसरा ये है कि मैं एग्री करता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी जगहों से आ रही है 2020 में। एक तरफ कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है कि 1 लाख बंदा इन्फेक्ट हो रहा है, और जब तक वैक्सीन नहीं आती ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी और नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया में कह रहे हैं कि जिनको कोरोना वायरस होता है वो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं। तो ये एक ही अच्छी न्यूज़ थी। जब मैं देख रहा था डिफरेंसेस क्या हैं, तो यही था कि इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं इंडिया में, पर जो मोर्टेलिटी रेट है कम है। मतलब लोग जो हैं उससे फाइट कर रहे हैं और जीत रहे हैं ज़्यादा, तो वो एक अच्छी बात थी। दूसरी बात यह है कि जीडीपी जो नेगेटिव है वो इसलिए हुआ है कि जब आप कोरोना वायरस में शटडाउन करते हैं तो ऑब्वियसली जीडीपी कम होगा। जब आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो जीडीपी कम होगा। जब लोग नॉर्मली काम पे नहीं जा रहे तो कम होगा, लोग टूरिस्ट नहीं आ रहे तो सब कुछ, इकॉनमी जब रुकेगी तो जीडीपी तो गिरना था। तो इसके बारे में तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। ये इसलिए नहीं गिरा क्योंकि कंपनी प्रोग्रेस नहीं करी, इसलिए गिरा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से शट डाउन करना पड़ा। या अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रिस्क लेके नहीं जा रहे बाहर, विच इज़ अ गुड थिंग कि पहले कोरोना वायरस का पंगा खत्म हो तो जीडीपी तो मेरे ख्याल से वापस आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो दूसरा ये कह रहे हैं कि वो जो मशीन थी जो चलनी बंद हो गई, जो तोप है, जो बड़ी जो कैनन है वो चलनी बंद हो गई, उसका अब आ रहा है कि हो सकता है एम्यूनिशन में प्रॉब्लम हो, तो वो तो इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। वो तो इन्वेस्टिगेट होगा और पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और प्राइवेटाइजेशन डेफिनेटली बेटर है। इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था बीएसएनएल का। मेरे ज़माने में शायद उसको वीएसएनएल बोलते थे, विदेश संचार निगम लिमिटेड, शायद ऐसा कुछ था वीएसएनएल। और उसमें डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में जब इंटरनेट मिलता था वीएसएनएल से मिलता था और काफ़ी स्लो था। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट जैसे कह रहे हैं कि जियो आया उसने पूरा ख़त्म कर दिया। तो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज काफ़ी एग्रेसिव होती हैं, उनकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, उनके एम्प्लॉयज़ डिफरेंट होते हैं। अगर आप काम ना करें तो नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज में आपको यूँ करके निकाल देते हैं, परंतु गवर्नमेंट में आपको पता ही है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। किसी भी अंडर अचीविंग इंसान को निकालने में मुश्किल आती है। मुझे नहीं पता अगर ये चेंज हो गया है, अगर ये चेंज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनीज आर मोर एफिशिएंट। तो अगर प्राइवेट कंपनीज को मिलिट्री में लेके आते हैं तो भी अच्छी बात है। और इसरो तो ला ही रहा है प्राइवेट कंपनीज को, तो अच्छा इनका वीडियो था, बहुत अच्छी बात है। एंड आई जस्ट होप कि इंडिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के टक्कर दे चाइना से। जो भी पता है कि इकॉनमी डाउन जा रही है, मगर इंडिया को फिर भी रिस्पॉन्स बहुत पावरफुल देना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग तरीके से रहना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे कि चाइना जो है रुकेगा। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि चाइना जो है वो इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला, और जैसे हो रहा है नहीं रुक रहा। तो और उन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए थे कि आप भी मतलब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, तो आप भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि ये तो तिब्बत है, ये चाइना का पार्ट नहीं है, हांगकांग है, ये ताइवान है। तो आप मतलब इंडिया भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है अगर चाइना उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो काफ़ी स्ट्रांगली बोले सारे वर्ल्ड के अंदर, ताकि सारी दुनिया को पता चले चुप रहने की जगह। वो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने कही है कि हमें वो सॉफ्ट जो अप्रोच लेते थे वो अब बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे
तो फिर वो उसी का फायदा उठाएंगे। पर वीडियो बहुत अच्छी थी, उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स जो इंडिया को फेस करनी पड़ रही हैं वो भी बताई। पर लग रहा है थोड़े परेशान है कि मीडिया इतना फोकस क्यों कर रहा है सुशांत सिंह के ऊपर और उस केस पे। तो फ्रेंड्स वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर अगर ठीक नहीं होगा तो फिर बाहर क्या, पहले आपको अपना घर ठीक करोगे फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बाहर की चीजें करोगे। तो अंदर का इंटरनल मैटर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने बाहर के, पर हाँ प्रायोरिटी वाइज होता है। तो होपफुली मतलब ये सब चीजें सॉल्व होंगी, अंदर भी बाहर भी। और सबसे जैसे उन्होंने बोला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी, तो वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, उसके बाद बाकी चीजों को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी अच्छा था, होप करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।